हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बनाया है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर केशव अरोड़ा जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. How are you? आई एम गुड एंड यू? Yes, बताइए। एंड यस, वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जब इंसान कोशिश करता है और चीज़ें डज़न्ट फॉल इनटू द प्लेस जैसा वो चाहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश कर देना छोड़नी चाहिए। इनफैक्ट जितने जो सपने हम देखते हैं, वही सपने कहीं न कहीं, कभी न कभी जाके सच होते हैं। तो हमें सपने देखना और कोशिश करना तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा जी, मुझे लगता है कि बहुत लोग किस्मत पे बिलीव करते हैं, लेकिन किस्मत भी तब आपका साथ देती है जब आप खुद अपना साथ देते हो। तो इसलिए राइट। कोशिश करना तो प्रायर है, कर्म प्रधान है। जी, जी। बिल्कुल सही कहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको इंदौर ले जाना चाहूँगी जो कि ड्रीम सिटी है। आपका बचपन कैसा रहा है और कि है? थोड़ी-सी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैंने सुन नहीं जी, पाया। जी। जी, जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको इंदौर सिटी ले जाना चाहूँगी। आपका जो अ, चाइल्डहुड था वो कैसा रहा था और आप एक्टिंग लाइन में कैसे आए? ओके। सो बेसिकली इंदौर से हूँ मैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और अभी तो इंडिया की सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी है फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। तो चाइल्डहुड मेरा बहुत ही अच्छा रहा इंदौर में। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर और बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम इंदौर। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज बेंगलोर से किया और एक्टिंग लाइन में कॉलेज के दौरान ही मुझे मॉडलिंग के काफ़ी असाइनमेंट्स मिलने लग गए। इंटर कॉलेज कंपटीशन में कुछ मॉडलिंग की मैंने शोज़ किए उसके बाद से, और वहाँ से फिर मैं इंक्लाइन हुआ टुवर्ड्स एक्टिंग। मतलब मॉडलिंग करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, मॉडलिंग के साथ साथ मुझे एक्टिंग पे भी फोकस करना चाहिए और मैं बॉम्बे आ गया। जी, तो जी। और बेसिकली सर इंदौर जब तक था तब तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं था, स्कूल तक ऐसा कोई प्लान नहीं था। बहुत ही जी, मस्तीखोर नटोरियस था मैं, बैक बेंचर, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो तब तक तो कुछ मुझे पता नहीं था करना क्या है। आई बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली, तो इसलिए पढ़ाई की इतनी ज़्यादा हमारे घर में बहुत ज़्यादा वो प्रेशर नहीं रहता। उनको पता है कि आ जाके बिजनेस ही करना है। बट जी। मुझे कॉलेज अ, के दौरान ऐसा हुआ कि मुझे एक्टिंग में जाना है। कौन रही है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी इंस्पिरेशन रहती है जिससे इंस्पायर होके हम
एक्टिंग या कुछ भी, जैसे कोई चाहे किसी भी लाइन में जाए, तो आपकी भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी जिनसे इंस्पायर होके आप एक्टिंग लाइन में आए? मुझे मैं हमेशा से आई वाज अ हार्डकोर अमिताभ बच्चन फैन। तो बचपन से ही उनकी सारी फ़िल्में देखना और उसके बाद फिर सलमान खान का थोड़ा इन्फ्लुएंस बॉडी और फिज़िक बनाने का। तो ये जो इंस्पिरेशन बोलूँगा तो वो अमिताभ बच्चन और सलमान खान ही थे। जो मतलब मैंने कुछ तो ऐसी पिक्चर्स हैं फ़िल्म जो कि अमिताभ बच्चन की मैंने 50-50, 40-40 टाइम्स देखी है। डॉन, नमक हलाल, काफ़ी ऐसी पिक्चर्स हैं। मतलब वो मैंने रिपीट पे देखी हुई है और मुझे कहीं न कहीं उनके डायलॉग्स याद हो गए थे बचपन में। तो वो मतलब एक एक्टिंग का कीड़ा ज़रूर घुस गया था, जिसका पूरा श्रेय सलमान खान और अमिताभ बच्चन को जाता है। जी, जी। एंड हाउ वाज़ योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, जिस तरह से आपने बताया कि आपने कॉलेज में भी कुछ प्रोग्राम किए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिल के करीब रहता है सब। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो एक्टिंग का था वो तो मैंने बॉम्बे आके ही मुझे हुआ। तो बहुत छोटा-सा एक रोल मिला था मुझे। जो कि मैंने कभी उसके बारे में कभी बात भी नहीं की है। सो इट वाज़ लाइक एक पॉलिटिशियन का हंचमैन था और मैं मोस्टली पीछे ही खड़ा हुआ था। बहुत छोटे-छोटे से डायलॉग्स थे मेरे और 2 या 3 दिन का काम था। तो इनिशियली फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस तो वही था जो मैं सेट पे मैंने फ़ील किया उस चीज़ को। और फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं अब ये कुछ भी नहीं करूँगा, करूँगा समथिंग व्हिच इज़ लाइक अ लीड और समथिंग व्हिच जिससे इम्पैक्ट आ सके। तो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा मतलब था तो बहुत ब्यूटीफुल। मतलब एटलीस्ट मैंने जी, जी। जो एटमॉस्फियर फ़ील किया और जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। जी, जी। बट और सिर्फ सैटिस्फैक्शन ऑफ फैमिली कोर्स जी, और सिर्फ फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, बट जी, इतना प्रेशर भी नहीं था। मतलब इनिशियली उनको लगा कि 1-2 साल जाएगा, ठीक है, कुछ होना तो है नहीं, आके बिज़नेस ही करना है वापस। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर भी नहीं था कि मत जाओ और वापस आ जाओ। तो दोनों ही जी। एक बैलेंस था मुझे। जी, जी, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर मुंबई की बात करूँ, मुंबई जैसी सिटी की बात करूँ, और सर आप काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री से जुड़े हो और काफ़ी चेंजेज़ आए हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी सर। क्योंकि हाँ, पहले मैं अगर कास्टिंग की बात करूँ, जब आपने ऑडिशन दिया होगा तो डोर टू डोर आपको जाना हाँ, मैं पड़ता है। मुझे तो जी, काफ़ी साल हो गए, मुझे ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए, 15 इयर्स यस, से भी हो गए, उसके आस-पास हो गए। तो जी, इनिशियली जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं किया लेकिन फिर भी जो मेरे नए-नए दोस्त बने बिकॉज़ मैं किसी को भी नहीं जानता था बॉम्बे में। फिर जी, फ्रेंड्स बने तो पता चला कि कैसे आपको कोऑर्डिनेटर से मिलना है, देन हाउ यू हैव टू तो तब फिज़िकल फ़ोटोग्राफ्स होती थी। मतलब रोल वाली पिक्चर्स होती थी, फिर उसकी आप फिज़िकल फ़ोटोग्राफ निकालते थे, देन यू हैव टू फिगर आउट लोगों से लिस्ट लो, कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं, कौन से प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं और फिर टाइम निकाल के दिन में एक शेड्यूल बनाओ कि कल मुझे ये 4 जगह जाना है, फिर नेक्स्ट डे मुझे ये 4 जगह जाना है। और काफ़ी प्रोडक्शन हाउस या एड एजेंसीज़ थी जो बहुत दूर थी, मतलब बांद्रा, टाउन तो मेरा एक फ्रेंड था राहुल जो कुछ साल पहले आया था तो उसे थोड़ा एक्सपीरियंस था, कुछ नॉलेज था। तो मैं उसके साथ जाता था और फिर ऑडिशंस देता था, लोगों को अपनी पिक्चर्स दे के जाता था और सो वो एक अलग ही टाइम में एक अलग ही स्ट्रगल था। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, अब तो मोस्टली आप अपने घर में अपना एक ऑडिशन बनाओ, यू गेट द स्क्रिप्ट और फिर आप वही ऑडिशन फॉरवर्ड कर दो। तो बहुत ईज़ी हो गया है टाइम के साथ। जी, बिल्कुल सही कहा है। अब तो आप कहीं भी बैठ के ऑडिशन दे सकते हैं। और सर काफ़ी चेंजेस भी आए हैं इंडस्ट्री में, जैसे पहले टीवी था और फ़िल्में भी बनती थी, लेकिन आजकल जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है, उसके बारे में भी हम बाद में जानेंगे। लेकिन सर आपने फ़िल्में की है, एज़ अ लीड भी की है। आपने काफ़ी फ़िल्में की है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कि आई थिंक
इंडस्ट्री में ये भी कहा जाता है कि कोई जान-पहचान होनी चाहिए इंडस्ट्री में तभी काम मिलता है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कैसा अगर रहा आप है? जी, हाँ, अगर आप कुछ समय इंडस्ट्री में बिताओ, लोगों को जानो, प्रोडक्शन हाउसेस कैसे वर्क करता है, और अगर आपका जी, एक्टिंग स्किल वाकई में बहुत अच्छा है, आपने अपने लुक्स को, अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बेसिकली अगर एज एन एक्टर तो आपकी एक्टिंग ही बोलती है, वही मेजर मेन चीज़ है, तो आपको काम तो मिलेगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन वो अपनी-अपनी जर्नी है, जी, लेकिन आपको काम तो मिलता ही है। हाँ, ये होता है कि इफ यू नो समबडी और आपका कोई इन्फ्लुएंस है या फिर आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, तो थोड़ा ईज़ी वे आउट हो जाता है। बाकी सस्टेन कर जी, पाओगे कि नहीं, अगेन इट कम्स बैक टू योर एक्टिंग स्किल्स। वो आपके ऊपर ही है कि आप काम तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप सस्टेन करोगे कि नहीं करोगे, आप उसको जस्टिफाई करके जी, और काम मिलेगा कि नहीं। तो इन्फ्लुएंस से आपको एक काम मिल सकता है, दो काम मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, बिकॉज ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि बिजनेस है सेट हो गया, उसके बाद तो बिजनेस ग्रो होता जा रहा है। यहाँ पे तो जी, आपको एवरी नेक्स्ट काम के लिए फिर स्ट्रगल करना है, फिर ऑडिशंस देने हैं, फिर मीटिंग्स करनी है, until unless जी, you make a mark, you make a name कि लोग आपको जाने और आपको आपके काम से बुलाएं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैंने देख मैंने देखा है, बड़े बड़े एक्टर को भी आज भी लुक टेस्ट और ऑडिशंस देने ही पड़ते हैं। राइट। तो जी, आप जी, बेसिकली आपकी स्किल कितनी अच्छी है, ये बहुत मैटर करता है, बजाय कि इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस से सिर्फ यही होता है पहचान से कि आप थोड़ा जल्दी काम मिल सकता है। जी, जी, और मैंने जी, तो जैसे मैंने एक्टिंग भी की है, मैंने प्रोडक्शन भी किया है, तो मैंने दोनों बैक ऑफ द कैमरा भी चीज़ों को देखा है और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा भी देखा है, तो जी, ये सबसे मेजर चीज़ है वो ही उसी जी, जी। और सर प्रोडक्शन का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? बैक ऑफ द कैमरा? प्रोडक्शन मैंने एक सीरियल आता था भूत आया सोनी टीवी पे, वो प्रोड्यूस किया था, मेरे पार्टनर थे आकाशदीप साबिर। और उसके जी, बाद एक फिल्म थी ये दूरियां, उसके बाद एक और यस ये फिल्म तो थी संता बंता, जी, संता वो बनता यस। आईकॉम 18 के लिए थी, तो वो भी प्रोड्यूस की है मैंने। अ, जी, ये दूरियां भी पार्टनरशिप में करी थी और ये भी मैंने एज अ को प्रोड्यूसर की थी। तो ये पूरी जो जर्नी थी प्रोडक्शन की, ये जर्नी भी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मुझे लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर की, जी, तो उसको पूरी टीम को साथ में लेके चलना पड़ता है, कैप्टन कैप्टन ऑफ द शिप की तरह। यस। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एज अ प्रोड्यूसर रिस्क बहुत होता है। अगर आपका एक्टर तो क्या है, अपना काम करके पैसे लेके चला जाएगा, लेकिन प्रोड्यूसर अगर आपका जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो भी जी, नहीं आप तो फिर भी सेफ हो, बट अदरवाइज फिल्मों में इट इज स्टिल नॉट दैट इजी अंटिल अनलेस आप कॉर्पोरेट से टाई अप करके कुछ बनाते हो। राइट तो सर। प्रोडक्शन की जर्नी तो वैसे बहुत खूबसूरत थी, मैंने काफी एड्स भी प्रोड्यूस किए हैं, तो जी, प्रोडक्शन का एक अपना मजा है। जी, लेकिन एज एक्टर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करके खुद को स्क्रीन पे देख के, उसका अलग ही मजा है। जी, जी। और सर ये दूरिया की बात करूँ तो मैंने भी वो फ़िल्म देखी है और आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है उसमें। जी। वो जी, फिल्म मेरी फर्स्ट फिल्म थी, एक्चुअली मेरी फर्स्ट फिल्म सलीना जेटली के साथ मैंने साइन की थी, जो आधी बन के रुक गई थी। और वो फिल्म थी काश तुमसे मोहब्बत ना होती। इट वाज अ रीमेक ऑफ मुगले आजम, बट फिर वो फिल्म किसी कारण से रुक गई और आगे बनी नहीं। बाद में प्रोड्यूसर और जो भी उनके फाइनेंसर्स के कुछ इश्यूज हो गए, और फिर उसके बाद ये दूरियां हमने प्रोड्यूस की, और वो एक अलग ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने स्क्रीन पे खुद को देखा, एंड आई थिंक उस वक्त मुझे लगा कि काफी मैं नया था और मुझे और ज्यादा जी,
होता है अपनी चीज देख तो आपको पता है कि मैं और क्या कर, मुझे और ज्यादा इसमें पोटेंशियल था मेरे कैरेक्टर में, मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता था। और फिल्म भी किसी कारण से बहुत ज्यादा नहीं चली, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड लर्निंग एज वेल। जी। और सर इसके बाद से आपने लखनऊ जंक्शन भी की, जिसमें कोप का आपने कैरेक्टर प्ले किया, तो वो भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था आपका, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। लखनऊ जंक्शन तो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मतलब उसमें जो मेरा कैरेक्टर था, मुझे लगता है अभी तक मैंने जितना काम किया है उसमें सबसे जी, अच्छा मुझे जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है वो कॉप का वही कैरेक्टर था, जिसमें बहुत पोटेंशियल था, बहुत सारा, मतलब एज अ एक्शन हीरो भी दिख रहा था, फिर एक लव एंगल भी था जो बहुत ही जी, इंटेंस था। तो मेरे लिए मेरे दिल के करीब, बहुत ही करीब वो फिल्म थी। और अभी शायद उनका टाई अप ओटीटी से हुआ नहीं है, चल ही रहा है। मैंने अभी रिसेंटली मेरी बात हुई तो मुझे पता चला शायद किसी ओटीटी से टाई अप हुआ है, तो बहुत जल्दी हो सकता है किसी ओटीटी में वो फिल्म देखने को मिले। जी, जी। और एक आपकी फ़िल्म आई थी इश्क क्लिक और आप भी जाओ ना। हाँ हाँ हाँ। इश्क क्लिक आ भी जाओ ना तो एक सिर्फ सॉन्ग था, फिल्म नहीं थी। इश्क क्लिक अध्ययन सुमन के साथ फिल्म थी, मैंने पैरेलल उसमें एक लीड रोल प्ले किया था उसके। दैट वाज आल्सो अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। फिल्म चली नहीं, और हमारे जो जितने भी हमारे साथ के सीक्वेंसेस होते थे तो हम बैठ के पहले रिहर्स करते थे, वो बहुत बहुत मस्ती करते थे। वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद अजय। जी, जी। और सर जिस तरह से आपने कहा कि आपने कुछ एड भी प्रोड्यूस की थी, तो मैं जानना चाहूँगी सर, क्योंकि अगर एड की बात करें तो कम ही टाइम में आपको मैसेज देना होता है। तो आपका पैसा भी लगता है और आप एड भी कर रहे हो, तो उस वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? एड्स में क्या होता है, बेसिकली ना कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि होता क्या है कि वो कॉन्सेप्ट तो जो क्लाइंट होता है वो तो आपको एक पूरी रफ स्क्रिप्ट बोलता है कि यार मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन आपको विद इन 30 सेकेंड्स दिखाना है इतना कुछ। सो बहुत ज्यादा मेजर जो काम होता है वो स्क्रीन प्ले का और डायरेक्टर का काम होता है। मैंने तो प्रोड्यूस किया था, तो डायरेक्टर वाज अखिल राजेंद्र फॉर दैट एड, जो लास्ट एड हमने की थी उसमें आई एक्टेड ऑल्सो। और मेरे साथ अमीषा पटेल थी उस एड में। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एड। और मुझे लगता है कि एड का एक अपना मजा है, एड की भी एक अलग ही दुनिया है। और जैसे प्रिंट एड्स या मॉडलिंग में भी रैम शो का आप जब वॉक करते हो तो उतनी देर के लिए आपको जो फील आता है ना स्टेज पे, वो एकदम अपने आप में बहुत मजेदार होता है। ऐसी एड फिल्म्स की जर्नी भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल होती है। और आता जी, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का ही है, बिकॉज अगर 30 सेकंड का एड है तो आप, या 15 सेकंड 20 सेकंड का एड है तो आप कितना ही दिखोगे उसमें, क्योंकि प्रोडक्ट भी दिखाना है, दूसरे को एक्टर भी दिखाना है, लेकिन वो 4-5 सेकंड भी आप दिखते हो ना तो सेटिस्फेक्शन होता है एड का। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। राइट सर। या जी, जी। और सर टीवी में भी आपने काम किया है और हाल ही में एक जो शो आया है, बालाजी का प्यार की राहें आई थी। या तो उसमें प्यार आपका की जो तो कैरेक्टर अभी बहुत ही चल रहा प्यारा है। है। जी, जी जी, वो सीरियल चल रहा है अभी। और जी, उसमें दिवाकर करके कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। आई जी, फील टीवी का ओवरऑल जर्नी तो बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन टीवी इंसान सिर्फ इसीलिए करता है, इट्स लाइक अ जॉब। 9 to 6 नहीं होता, 9 to 9 होता है जॉब। जी, तो टीवी इज लिटिल हैक्टिक, but again I say, to polish your acting or to learn things on set, it is very good experience to do TV। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए एक्टर किसी को अगर स्टार्ट करना चाहिए तो अपना, अगर वो जिस तरीके से भी, अगर वो थिएटर या एक्टिंग कोर्स करके आता है तो फर्स्ट उसे अप्रोच टीवी ही करनी चाहिए। टीवी करके क्या जी, होगा, ही विल एटलीस्ट एक बेसिक अर्निंग भी है आपकी अच्छी, और उसके साथ साथ जी, आपको जो एक्सपीरियंस एक्टिंग का मिलता है ना, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज है जो समुद्र की तरह है, वो आप जितना सीखोगे ना उसके बाद और गहराई है उसमें। सो आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते, कोई भी एक्टर ऐसा नहीं, आज अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान भी ये नहीं बोलते कि जी, हम
हमने पूरी एक्टिंग सीख ली है। वो भी ये बोलते हैं इट्स अ जर्नी, वी आर स्टिल लर्निंग। सो मुझे लगता है टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम है इनिशियली, अगर किसी एक्टर को मतलब अपनी एक्टिंग पॉलिश करनी है तो, क्योंकि क्या है एक सेट का एक्सपीरियंस भी रहता है, आप दूसरे एक्टर्स को नोटिस करते हो, फिर गिव एंड टेक परफॉर्मेंस एंड एवरी डे आप कर रहे हो, तो वो रोज करने से तो बहुत अच्छी पॉलिश होती है आपकी एक्टिंग। जी, तो जी। बहुत अच्छी जर्नी है ये टीवी की जो मैं कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें एक यही माइनस पॉइंट लगता है कि इट्स लाइक अ जॉब 9 to 9 व्हिच इज लिटिल हेक्टिक। जी, और सर ये दिवाकर का जो आपको कैरेक्टर मिला है, वो कैसे मिला आपको? आई थी हेलो? हेलो? सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो? सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो आप मुझे फिर से जॉइन कर सकते हैं। येस, प्लीज़ जॉइन मी अगेन एंड थैंक यू सो मच एवरीवन और हम वेट करते हैं। आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो सकता है और सर की बात करूँ। यस। हेलो? या जी, जी। हाय, ओके आई थिंक यस, नेटवर्क, या जी, जी। ये करैक्टर कैसे मिला सर? ओके। अभी लास्ट फिलहाल में कुछ दिनों से मेरे होम टाउन में था, और जी, मुझे अचानक से बालाजी से जो वहाँ के कास्टिंग वाले हैं उनका कॉल आया, सौरभ जी का। सो जी, उन्होंने बोला कि ऐसा एक शो है, वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डूइंग एनी ऑफ द कैरेक्टर। तो उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट भेजी मुझे, एंड जी, मैंने उस स्क्रिप्ट की लिंक बनाई। इंदौर रहते हुए ही मैंने लिंक बनाई, और लिंक बना के मैंने उसे अपलोड करके उनको लिंक भेजी। एंड जी, विद इन इवनिंग ओनली, मैंने शायद उन्हें आफ्टरनून में 3 o'clock 4 o'clock के आसपास लिंक भेजी होगी। मुझे शाम को उनका कॉल आया कि केशव सर आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आपको ईपी से कॉल आएगा टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर। मैंने बोला ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, और कॉल अननोन नंबर से था, और उसमें कुछ एडवर्टाइजिंग का कुछ लिखा हुआ आ रहा था। तो मुझे पहले तो ये लगा कि ये कॉल आ रहा है कोई, जो फालतू के कॉल्स आजकल बहुत आते हैं एडवर्टाइजिंग के या किसी के। मैंने वो 2 बार कॉल पिक नहीं किया। फिर इवनिंग में मैं ड्राइव कर रहा था और अचानक से फिर से उसी नंबर से कॉल आया, तो मैंने सोचा चलो आई जस्ट पिक। और पता चला कि वही बालाजी से ईपी का कॉल था, एंड शी सेड यू आर शॉर्टलिस्टेड, कैन यू कम टुमारो बिकॉज वी आर शूटिंग फ्रॉम डे आफ्टर। जी, Then I said I'll come day after because tomorrow it's not possible। और फिर ऐसे ही वो मतलब बहुत ही, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत स्ट्रगल करते हो और आपको काम नहीं मिलता, और कभी कभी काम खुद ही आपको ढूंढ के आ जाता है। तो दिस वाज, आई वाज वेरी लकी कि खुद से ही ऑटोमेटिकली चीज़ें हुई। सिर्फ ये था कि मुझे वो ऑडिशन बना के लिंक अपलोड करनी पड़ी, बस उतना ही मैंने उसके लिए मतलब स्ट्रगल किया है, बाकी और कुछ भी नहीं। और जी, जी। बहुत ही इजीली मुझे ये कैरेक्टर मिला, बहुत अच्छा कैरेक्टर था। when I met the EP, when I understood overall the script also, so I actually liked the power of the character। जी, और सच में बहुत ही अच्छा सीरियल है और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि आप देख सकते हो दंगल टीवी पे आता है प्यार की राहें। और सर इसके बाद आपने नच बलिए भी किया है, उसका वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका नच बलिए? देखिए रियलिटी शो तो सबसे ज्यादा टफ होता है, स्पेशली जी, डांस या आई फील जो सिंगिंग के भी शोज होते हैं, बिकॉज आपके पास कोई रीटेक का चांस नहीं होता है। एक्टिंग में तो कोई टेंशन नहीं है, एक्टिंग में तो आपने फंबल मार दिया, आपने कुछ कुछ भी ऐसी गलती कर दी तो उसके रीटेक्स हो जाएंगे, बाद में एडिट में सब संभाल लिया जाएगा। बट जी, जी, रियलिटी शो स्पेशली डांस शो, आपको इतनी रिहर्सल करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास जो लाइव है वो है। जैसे अभी हम लाइव ये कर रहे हैं तो जो बोल दिया वो छप गया, ऐसा सेम बिल्कुल। उधर होता है कि आपने जो आपका परफॉर्मेंस है 4 मिनट का,
3.5 4 जी, मिनट्स, वो आपने जो किया है वो ही है बस फाइनल। सो बहुत टफ और बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत मेहनत। मतलब ऐसा होता था कि मैं इतना ज़्यादा डांस, मुझे बहुत ज़्यादा मैं डांस पहले प्रैक्टिस करता नहीं था। तो जब ये जी, शो मिला नच बलिए, तो मैं सुबह से उठ के सबसे पहले, मतलब फ्रेश होके सबसे पहले जो गाना था वो वापस सुनता ही रहता था। और फिर उसके बाद 10 बजे से रिहर्सल करता था, फिर 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक होता था जिसमें आई थिंक 12 से डेढ़ 2 बजे तक का ब्रेक। फिर उसके बाद फिर रिहर्सल 4 5 बजे तक, पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाता था, ऐसे पसीने से पूरी कपड़े गीले हो जाते थे। ओह! बिकॉज इतना सी कोई अगर डांसर, ये फॉर फॉर अ डांसर इट इज वेरी इजी टू, मतलब वो स्टेप्स को याद कर लेना। फॉर मी टू मेमोराइज द स्टेप्स एंड विद द परफेक्शन एक ही चांस में परफॉर्म करना है, तो मुझे बहुत ऐसा हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती थी। मुझे लगता था यार जी, गड़बड़ होगा, बट इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और बहुत मेहनत है, ओह! मुझे लगता है कि डांस रियलिटी शोज अमेजिंग होते हैं, बहुत बहुत अमेजिंग होते हैं। राइट सर। बिल्कुल सही कहा है और सर उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट ही कहूँगी, आप सिंगिंग लाइन में भी गए, रैपर भी हो, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। क्योंकि सिंगिंग की बात करें तो हमारे बीच लेजेंडरी सिंगर अगम कुमार निगम जी जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी है, शुभम जोशी जी, पंडित संजय भारती, सोनी शर्मा, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। जी सर, क्योंकि हाल ही में आपका एक भजन भी आया है, ओम नमः शिवाय। मुझे खुद से लिखने का बहुत शौक है, तो मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी लिखी और गाने तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लिखे, जिसमें जी, से अभी कुछ गाने मैं फिर से वापस डब कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी। 1 2 मैंने कर भी लिए हैं, अब उसको शूट करूँगा। और जी, ये मेरा पहला गाना था ओम नमः शिवाय, ये मैंने खुद ही लिखा था लिरिक्स, और मुझे बहुत पसंद था उस वक़्त। तो फिर इसको मैंने प्रयागराज में कुंभ में जाके शूट किया था, जो अर्ध कुंभ लगा था इसके पहले, उसमें। और दैट वाज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और रैपिंग का शौक मुझे बीच में अचानक एक वेव आई कि हर कोई रैप कर रहा है, और मैं लिखता था, तो ऑटोमेटिकली वो रैपिंग का एक लिखने का, लिखते-लिखते वो रैपिंग करने का मतलब फ़ील आ गया। तो जी, आई वोंट से आई एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लय में तो मैं नहीं गाता हूँ, लेकिन ठीक है, रैपिंग में इतने ज़्यादा उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सारेगामा की। जी, बट आई स्टिल फ़ील बीच-बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं काफ़ी रियाज़ करने की कोशिश करता हूँ। फिर ऑफ ट्रैक जी, चला जाता है, फिर थोड़े दिन वापस से ट्रैक में आता हूँ, तो ऑन एंड ऑफ चल रहा है, बट मुझे बहुत शौक है गाना गाने का। और जी। उसकी जो गाना था ओम नमः जी, आप मुझे फिर से जॉइन कर सकते हो सर। ओके, यस, इनका जो अभी भजन आया है ओम नमः शिवाय, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत ही प्यारा भजन है और सीरियल भी देख सकते हैं, हम थोड़ा-सा वेट करते हैं। यस, जी सर। हाँ, तो उसकी कुछ लाइन्स हैं जो मैं गाना चाहूँगा। जी, जी, प्लीज़। ज़िंदगी एक क्रांति, ज़िंदगी एक क्रांति, ना मन में है शांति, ना आया कोई साथ है, ना जाएगा साथ, देने आए सब कर्मों का हिसाब, ये रिश्ते ये नाते सब यहीं रह जाते, नंगे ही तो आए थे हम खाली हाथ जाते, फिर किसके लिए करते हम सारी लड़ाई, जब आत्मा के रिश्ते में सारे ही हम भाई, खुशी और शांति की करते जो तलाश है, आज शिव शंभू से जुड़ जा, फिर सब कुछ तेरे पास है। हाँ, सब कुछ क्या तेरे बात है! पास है। सो ये क्या मेरी बात है! फेवरेट फेवरेट लाइन है उस गाने की। जी, और
और स्टार्ट भी उसका बहुत खूबसूरत था। जटाटवी गलज्ज जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितम भुजंग तुंड मालिकम डमट 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 डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम। Wow, So sir. this song is very close to my heart because it is my first song. गाने बाकी मैंने और भी बहुत सारे लिखे हैं, बहुत जल्द उसमें से कुछ गाने मैं शूट करूंगा एंड डेफिनेटली यू विल जी सी मोर ऑफ माय सॉन्ग्स। कुछ रैप हैं, कुछ लव सॉन्ग्स भी लिखे हैं मैंने। अभी जो जी जी नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ वो एक लव सॉन्ग है पंजाबी, उसे शूट करने का प्लान कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ वी विल शूट द सॉन्ग। विश यू ऑल द बेस्ट सर। और हमारे साथ पाकिस्तान से भी अनीना फीदा जी जुड़ी है, जो कि बहुत ही कमाल की सूफी सिंगर है। थैंक यू सो मच मैम। यस, बहुत ही कमाल की सिंगर है। और सर, ओटीटी के बारे में आपकी क्या राय है, जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रचलन चला है? मुझे लगता है ये तो और बढ़ता जाएगा बिकॉज अब क्या हो गया है ना, एवरीथिंग इज ऑन द फोन। लोग टीवी भी देखना कम कर दिया है लोगों ने। जी सो छोटे छोटे जो लोग कंटेंट बना रहे हैं या ओटीटी के माध्यम से जो भी कंटेंट नए आ रहे हैं, लोग सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। मुझे याद नहीं है, पहले ऐसा होता था कि एवरी वीक मेरे दोस्त प्लान करते थे लेट्स गो फॉर टू वॉच अ फिल्म। अभी कोई बोलता ही नहीं है। अभी महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार कोई ऐसी फिल्म आ रही है तो बोलते हैं कि, और वो भी हिंदी फिल्में नहीं, बॉलीवुड नहीं, कोई साउथ की फिल्म आ रही होती है जो जो थोड़ा सा ऐसा लगता है हाँ ये देखनी है, वो भी 1-2 महीने 3 महीने में एक बार। मतलब पहले एवरी वीक इट वाज लाइक मैंडेटरी दैट मेरे दोस्त मुझे कॉल करेंगे कि ये वाली फिल्म देखने चल रहे हैं, तू चल रहा है क्या? तो ट्रेंड ही चेंज हो गया है। Everybody wants to sit at home and watch Netflix और Amazon और whatever new जो भी सीरीज आ रही है। तो ये तो और बढ़ता जाएगा। मुझे नहीं लगता कि OTT अब हट सकता है। इनफैक्ट जी ये ही बढ़ेगा। और या फिर छोटे छोटे जो कंटेंट लोग बना रहे हैं पर्सनल, बिकॉज बहुत लोग OTT के लिए भी मतलब नेटफ्लिक्स भी नहीं खोलते हैं, बहुत लोग मोबाइल पे ही कंटेंट देख रहे होते हैं। तो जी आजकल तो जैसे इंस्टा रील, आधा टाइम तो आपका इंस्टा स्क्रॉल करने में ही चला जाता है। So जी nobody is actually using Insta for anything else more than Reel. अगर आप फोकस राइट करोगे सर। तो दूसरा कम्युनिकेशन के लिए इंस्टा इतना नहीं यूज हो रहा है जितना कि रील्स देखने के लिए हो रहा है। तो जो छोटे कंटेंट लोग बना रहे हैं वो मुझे लगता है ये आगे और बढ़ते जाएंगे। और जी दिस इज अ नाइस थिंग फेमस होने के लिए। पहले क्या होता था कि स्टार जितने हैं बस वही स्टार हैं, कोई इन्फ्लुएंसर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अब तो एक नया एक पैरेलल चीज खड़ी हो गई है, इन्फ्लुएंसर। पता चलता है स्टार्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है कि वो अपनी चीज को प्रमोट करें। जी तो ये एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया है विच इज गुड इन अ वे। आप किसी भी शहर में, छोटे से गांव में भी बैठ के अपने आप को खुद से कुछ बना के खुद को फेमस कर सकते हो। नहीं तो राइट लोगों सर। के बॉम्बे में आना पड़ता था, बॉम्बे आके भी फिर स्ट्रगल करो। तो ये तो जी एक तरीके से बहुत अच्छी चीज है OTT का आना, या फिर ये जिस तरीके से दूसरी चीजें ग्रो कर रही हैं नेट से रिलेटेड। जी यस, काफी इंफॉर्मेशन भी मिलती है हमें। अगर सोशल मीडिया की बात करूं, और सर आजकल ये भी सुनने में आता है कि कास्टिंग डायरेक्ट मतलब मोस्टली ये देखते हैं कि जिनके फॉलोअर्स ज्यादा है उन्हें ही कास्ट करते हैं। ये भी सुनने में आता है सर। सॉरी मैं सुन नहीं पाया, कास्टिंग डायरेक्टर? जी जी, आजकल जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आजकल यही देखते हैं कि जिनके इंस्टा पे ज्यादा फॉलोअर्स है। यस 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 यस, 100%। जी लोग क्या होता है ना, आप वो देख रहे हैं कि आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं या कितने लोग उनकी शॉर्ट ऑडियंस बन सकती हैं। सो उनके लिए जी इजी हो जाता है बिकॉज दे नो कि हमने अगर इसको कास्ट किया तो इतने लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, बिकॉज ये अपडेट कुछ भी करेगा तो वो लोग इसको देखने के लिए हमारा सीरियल देखेंगे या हमारी सीरीज देखेंगे या हमारा जो भी कंटेंट है वो कंटेंट देखेंगे। सो जी कहीं ना कहीं ये जो एक्चुअल अच्छे एक्टर्स हैं उनके लिए माइनस पॉइंट है, बिकॉज वो लोग जी सिर्फ एक्टिंग पे फोकस कर रहे थे या उन्होंने अपने कंटेंट नहीं बनाए। उनको लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या मैं छोटी छोटी किसी और की आवाज़ पे खुद को डब करके ऐसे मुंह नाक बना के एक्टिंग करूं, ये कोई मतलब दिस इज नॉट एक्टिंग। फॉर एन एक्टर दैट इज नॉट एक्टिंग।
जो whoever is a real actor, उनके लिए वो एक्टिंग नहीं है जो राइट। कि आप किसी और की आवाज पे कुछ आप डब करके कुछ बना रहे हो। सो एक्टर्स के लिए थोड़ा मेरे लिए ये मुझे लगता है कि वो सेटबैक है कि इन्फ्लुएंसर्स को आसानी से जल्दी चीजें मिल जाएंगी, काम मिल जाएगा, जबकि उनको एक्टिंग नहीं भी आएगी, और एक्टर्स बेचारे कुछ ऐसे हैं जो धक्के खा रहे हैं, सो विच इज वेरी बैड। जी, जी, बिल्कुल, यस, बिल्कुल सही कहा है। कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो थिएटर सीख के आए हैं। रियल गुड जी, एक्टर्स, जी, मतलब जिनको यस, एक्सपीरियंस एक्टिंग का, वो लोग जी, जी, एक्चुअली काम की तलाश कर रहे हैं। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और इन्फ्लुएंसर्स क्या करके बने हैं वो भी भगवान ही जाने। मतलब अगर उनका आप कंटेंट देखोगे तो इट इज जस्ट दैट पब्लिक को क्या पसंद आ जाए कुछ नहीं पता है, ऐसा है। राइट सर, और कंसिस्टेंसी एब्सोल्युटली से बिल्कुल, शायद इन्फ्लुएंसर्स बनने का एक ही तरीका है, मुझे जो लगता है, कंसिस्टेंसी। आप भले जी, बकवास चीज बना रहे हो, लेकिन आप कंसिस्टेंट कितने हो। आप बैक टू बैक जो दे रहे हो, तो आपको वैसी ऑडियंस मिल ही जाएगी जो आपको वॉच करेगी, चाहे आपका जी, कंटेंट अच्छा है बुरा है, डजेंट मैटर। राइट सर, और बुरा तो जल्दी बिकता एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सर। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो क्या-क्या हॉबीज़ है आपकी? इसके अलावा क्या-क्या करते हो एक्टिंग के अलावा? है। हॉबीज एक्टिंग एंड में सिंगिंग। मुझे ऐसे काफी चीजें पसंद है। मुझे आई लाइक टू, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मुझे खेलना कोई भी ऐसा गेम्स, क्रिकेट या फिर जी, लॉन्ग टेनिस, स्विमिंग, सो दीज आर ऑल द स्पोर्ट्स विच आई लाइक। फिर एथलीट रहा हूँ, तो मुझे जिम का शुरू से शौक है, बॉडी जी, फ्लेक्सिबिलिटी, जिम करने का। तो जिम इज वन थिंग विच आई कैन नॉट मिस। मतलब अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन ठीक है, उससे ज़्यादा मैं मिस ना करूँ जिम को। तो ये पिछले 15 साल से मैं बोलूँगा कि मैं जिम में एटलीस्ट, एक बहुत रेयर होता है कि मैं बहुत लंबे समय तक जिम ना करूँ, बट अदरवाइज जिम में करता ही हूँ। तो ये एक मेरी हॉबी का हिस्सा है। इसके अलावा मुझे आई लाइक ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो विजिटिंग टू न्यू प्लेसेस। आई एम कुछ लोग होते हैं माउंटेन पर्सन होते हैं, कुछ लोग सी पर्सन होते हैं, तो मैं, मुझे लगता है मैं आई एम बोथ। मुझे माउंटेन्स और ग्रीनरीज भी पसंद है, और मुझे सी भी उतनी ही ज़्यादा पसंद है। तो जी, मुझे ट्रैवलिंग और गोइंग टू न्यू प्लेसेस, ईटिंग फूड, दीज आर ऑल। एंड आई एम अ फन लविंग पर्सन, आई लाइक टू पार्टी ऑल्सो अ लॉट। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। एक थोड़ा नो, हुक्का पीने का थोड़ा बहुत शौक है, बट अदरवाइज आई डोंट ड्रिंक एंड नो स्मोक। तो मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं तू पार्टी करता क्यों है हमारे साथ आके, अगर पीना नहीं है तो। बट मुझे आई लाइक म्यूजिक, सो दैट गिव्स जी, मी हाई। तो मुझे वो भी बहुत शौक है पार्टी करने का। ओह! ग्रेट सर एंड थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को स्पेशली जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें? मैं आपकी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली एक्टिंग में कुछ करना चाहते हो, सो मुझे लगता जी, है कि जैसे अभी हमारी बात हो ही रही थी इन्फ्लुएंसर्स की, तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो गया है कि आप अपने घर में बैठ के भी अपने इंस्टा पे रील्स बना के, और कुछ ऐसा कंटेंट बना के खुद को थोड़ा सा फेमस कर सकते हो। उसके बाद आपको साथ में कोई थिएटर या फिर कोई ऐसे कोऑर्डिनेटर के ग्रुप्स, जो लोग कुछ थिएटर रिलेटेड एक्टिविटी करते रहते हैं, उनसे आप जी, जुड़ो। सो दैट वुड बी अ वेरी इजी वे, बिकॉज ये ही कोऑर्डिनेटर कहीं ना कहीं आपको काम के लिए भी फिर हेल्प आउट करेंगे। सो जी, जी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बॉम्बे आ जाओ पहले, बट आप अपने शहर में, जैसे मैंने मेरा ही अभी प्यार की राहों राय का एक्सपीरियंस बताया कि मैं इंदौर में था, और ऑल ऑफ अ सडन जी, मैंने वहीं से ही अपना ऑडिशन प्रिपेयर किया, और ऑडिशन प्रिपेयर करके जो भी उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी उसकी लिंक भेजी मैंने उन्हें, और फिर वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ। सो आप अपने होम टाउन में बैठ के भी आप ऑडिशंस या आप ऐसा कुछ प्रिपेयर करके भेज सकते हो, अपनी लिंक्स बना के, अपने काफ़ी यूट्यूब पे लिंक्स अपलोड कर सकते हो अलग अलग परफॉर्मेंस करके, अलग अलग गेटअप में। तो ये एक इजी वे आउट है। और बाकी तो देखो, कहीं ना कहीं लक भी मैटर करता है, बट लक सेकेंडरी है। पहले आप, ये है कि आप कर्म क्या कर रहे हो, उस तरफ आप आगे बढ़ भी रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। अगर आप आगे ही नहीं चलोगे और बोलोगे कि मैं बैठे बैठे मुझे हो जाएगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। जी।
बस यही बोलना थैंक यू चाहूँगा। सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।